तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था क्लाउड ओवरव्यू के बारे में। क्लाउड का पर्पज क्या है, क्लाउड ओवरव्यू एंड डेटा ब्रिक्स और डेटा लाइफ साइकिल, बेसिकली मॉडर्न डेटा आर्किटेक्चर का डायग्राम समझा था, मॉडर्न डेटा आर्किटेक्चर समझने की कोशिश की थी। ओके, तो इस सेशन में हम इस चीज को एक बार शुरू के एक दो पेज को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों ने लास्ट सेशन ज्वाइन नहीं किया। तो एक्चुअल में एज्योर डेटा इंजीनियरिंग। ओके, सो एज्योर डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए आपको ये तीन सर्विसेज एज्योर की सीखने की जरूरत है: एज्योर डेटा फैक्ट्री, एज्योर डेटा ब्रिक्स एंड एज्योर सिनेप्स। एंड एज ए पार्ट ऑफ दिस, आई थिंक, हाँ मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर। ओके, तो एज ए पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग हम एज्योर डेटा फैक्ट्री कवर करेंगे, और एज्योर डेटा फैक्ट्री हैंड्स ऑन, बेसिकली प्रैक्टिकल चीजें पे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, एंड डेटा ब्रिक्स का ओवरव्यू होगा एंड सिनेप्स का ओवरव्यू होगा। सेकंड, ये डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एंड प्रीरिक्विजिट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑन प्रेमाइसिस ETL टूल्स। तो एक्चुअली एज्योर डेटा फैक्ट्री क्या है? एक ETL टूल है। बट उससे पहले जब एज्योर नहीं था, AWS नहीं था, क्लाउड पे नहीं थे, तब क्या होता था? तब हमारे पास ऑन प्रेमाइसिस ETL टूल होते थे। ऑन प्रेमाइसिस का क्या मतलब हुआ? सिंपली आपका जो भी क्लाइंट है, या या आपकी कंपनी है, अगर आपके उसमें बेसिकली कंपनी के अंदर ऑन प्रेमाइसिस में प्रोजेक्ट रन हो रहा है, तो आपका जो बेसिकली जो सर्वर्स होंगे या नेटवर्किंग के बायर्स, बायरिंग होती है कनेक्टिविटी के लिए, या फिर आपका IT टीम हो गई, और आपका स्पेस हो गया। स्पेस यहाँ पर बेसिकली सर्वर्स रखे हों। ओके, स्पेस, और मैं बोलूंगा सर्वर रूम। तो ये सारी चीजें ऑन प्रेमाइसिस में मैनेज होती थी। बेसिकली ऑन प्रेमाइसिस में ही सारी चीजें होती थी। ओके, अब इस समय आपके कौन कौन से ETL टूल्स होते थे जनरली जो कॉमन थे? SSIS, इन्फॉर्मेटिका, टैलेंट, ओके, पेंटाहो, ओके, एंड देयर आर मेनी अदर टूल्स, बट ये कॉमन ETL टूल होते थे जो कि ऑन प्रेमाइसिस उस वर्जन पे काम करते थे बेसिकली। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई यहाँ पर कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स। मान के चलो कोई स्टार्टअप है, अगर वो स्टार्ट हो रही है, तो उनको इन सारी चीजों की टेक केयर करनी पड़ेगी। सर्वर्स परचेज करने पड़ेंगे, नेटवर्क वायरिंग लेनी पड़ेगी, IT टीम को मैनेज करना पड़ेगा, स्पेस, सर्वर रूम। तो अगर वो स्टार्टअप है, तो इतनी सारी चीजें, इतना सारा इन्वेस्टमेंट अगर उनको इनिशियली नहीं करना, तो उनके लिए क्लाउड बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि उनको अलग से IT टीम मैनेज करने की जरूरत नहीं है, और उनका जो सर्वर होगा या जो सर्वर्स होंगे, वो जब उनको जितनी जरूरत होगी वो ऑटो स्केल कर सकते हैं, और जब उनको कम होगी तो वो उसी का पे करेंगे जितनी जिस समय रिक्वायरमेंट होगी। तो एक तो ये स्टार्टअप्स को, इनको ये फायदा हुआ कि उनको मतलब स्टार्टिंग से इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ओके, एंड जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी क्या बेनिफिट हुआ? उनको भी ये बेनिफिट हुआ कि उनको बेसिकली अपनी एप्लीकेशन जो बना रहे हैं उस पे वो काम करेंगे, उस पे फोकस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इन सारी चीजों को वो टेक केयर नहीं करेंगे। उसके बाद एक बेनिफिट ये भी हुआ कि इसके जो डेटा सेंटर्स हैं, जो आपका बेसिकली डेटा है, डेटा सेंटर्स, तो डेटा सेंटर्स बेसिकली, डेटा सेंटर्स इज नथिंग। डेटा सेंटर हो गया आपका स्पेस, यहाँ पे आपके सर्वर रखे हुए हैं। सर्वर इज नथिंग, आपके CPU रखे हुए हैं। तो ये क्या हो गया? मल्टी पे। हेलो,
ओके, तो ये सर्वर और सीपीयू क्या हुआ, ये आपके मल्टीपल प्लेसेस पे रखे हैं। यानी कि अगर कभी किसी एरिया में किसी रीजन से डेटा सेंटर अवेलेबल नहीं है, मतलब नेटवर्क या कोई भी प्रॉब्लम हुआ किसी भी रीजन से, तो आपका डेटा ऑलवेज अवेलेबल होगा, क्योंकि डेटा सेंटर्स जो हैं वो आपके डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन पे रखे हुए हैं और आपके पास मल्टीपल बैकअप है। आप अगर अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखोगे तो एक सर्वर हो सकता है, दो हो सकता है, मल्टीपल बैकअप, मतलब जितना बैकअप रखोगे उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट ये एज कंपेरिजन टू अगर क्लाउड पे रखेंगे तो वो इजी होगा, उतना पे नहीं करना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट था क्लाउड का, इसलिए मोस्टली कंपनीज अपना क्लाउड पे माइग्रेट कर रही हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑन प्रेमाइसिस में हमारे ये SSIS, इन्फॉर्मेट का, टैलेंट एंड पेंटा हो, ये डिफरेंट ETL टूल्स थे। अब जो SSIS था वो था माइक्रोसॉफ्ट का, एंड अब जो एज्योर डेटा फैक्ट्री है वो होगा माइक्रोसॉफ्ट का, जिस पर हम बेसिकली एज ए पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग पाइपलाइंस वगैरह क्रिएट करके देखेंगे। पाइपलाइन इज नथिंग, इट इज लाइक ए ETL। अब ETL क्या होता है वो हम थोड़ा सा हाई लेवल समझ लेते हैं, अगर कुछ लोग न्यू है तो। ETL इज नथिंग, E फॉर एक्सट्रैक्ट, एंड T फॉर ट्रांसफॉर्म, एंड L इज लोड बेसिकली। तो ETL क्या है आपका, कि आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जब भी आप किसी डेटा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो डेटा वेयर हाउसिंग जो होता है उसमें आपको क्या, आपका, लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग है वो आपका कॉम्बिनेशन है ETL प्लस BI। ओके, और ये जो आपके ETL टूल्स हैं ये होता है आपके SSIS एंड इन्फॉर्मेट का। ये मैं ऑन प्रेमाइसिस की बात कर रहा हूँ। ओके, एंड BI जो टूल्स हैं आपके वो है पावर BI एंड टैबलू। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, और भी ऐसे टूल हैं। Okay. तो डेटा वेयर हाउसिंग में सबसे पहले हमको ETL की जरूरत होती है। ETL क्या है, एक्सट्रैक्ट करता है डेटा, ट्रांसफॉर्म करता है एंड लोड करता है। तो एक्सट्रैक्शन मतलब हो सकता है आपका डेटा मल्टीपल सोर्सेस से आ रहा हो, कोई CSV से आ रहा हो, कोई किसी OLTP डेटा से आ रहा हो, कोई SAP से आ रहा हो। सो देयर कैन बी मल्टीपल सोर्सेस। तो आपका जब एक बार डेटा आ गया उसके बाद बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना होता है। ट्रांसफॉर्म इज नथिंग, आपको डेटा क्लीनिंग करनी होती है, डेटा क्लीनिंग करनी है ट्रांसफॉर्म में, एंड डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, डेटा को बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं उसमें, लेट से एग्रीगेट करना है या जॉइन लगा के दो टेबल से या मल्टीपल डेटा सेट से डेटा फैच करना है। उसके बाद जो लास्ट होता है लोड। अब लोड कर देते हैं फिर जब आपका डेटा क्लीन हो गया एंड ट्रांसफॉर्म हो गया, तो इसमें भी डिफरेंट स्टेजेस होती है। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो जनरली इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आपका एंटरप्राइज। तो एक्चुअल में जब आपका डेटा एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म होता है तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन लेयर में। सबसे पहले क्या होता है, आपके मल्टीपल सोर्सेस हैं, लेट से आपके 5 सोर्सेस है, तो 5 सोर्सेस से आपका डेटा स्टेजिंग में आ जाता है। तो आपका डेटा एक जगह आ गया। उसके बाद स्टेजिंग में आने के बाद डेटा ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म मतलब डेटा क्लीनिंग एंड जो भी एग्रीगेट फंक्शन या जॉइंस जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे रिपोर्टिंग में कॉलम यूज करने हैं वो होता है। उसके बाद आपका एंटरप्राइज बनता है। एंटरप्राइज में बेसिकली आपकी मॉडलिंग में डेटा होता है, डायमेंशन एंड फैक्ट होता है, अगर आप किसी डेटा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ओके, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि अब डायमेंशन एंड फैक्ट क्या होते हैं। तो ये बेसिकली स्टेज होती है किसी भी डेटा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट की। तो ये चीजें अभी तक हम SSIS के थ्रू करते थे, या
अदर ETL टूल लाइक इन्फॉर्मेटिका, कॉग्नोस। उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाता था ETL, उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग होती थी पावर BI। और मैं अगर एग्जिस्टिंग की बात करूं तो SSRS में होती थी। तो SSRS भी एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट था रिपोर्टिंग के लिए, बट अब लोग पावर BI यूज कर रहे हैं। ओके। तो एक बार आपका डेटा प्रिपेयर हो गया, फिर आप यहाँ पर SSRS को एंटरप्राइज डेटाबेस से कनेक्ट करते थे, और उसके उससे जो भी उसमें डायमेंशन फैक्ट जो भी टेबल्स होती थी उसको कनेक्ट करके फिर आप रिपोर्टिंग करते थे। ओके। अब क्या हुआ, सिंस मैं ऑलरेडी आपको आपको इसके ड्रॉबैक्स बता चुका कि हमारे पास सर्वर की अवेलेबिलिटी एंड जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था 10 मिनट पहले। तो अभी ये सारी चीज जो हम ETL वाला पार्ट है वो करेंगे एज्योर डेटा फैक्ट्री से। तो एज्योर डेटा फैक्ट्री जो होती है वो आपका पूरा ETL का काम नहीं करती। मतलब अगर हम जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सब तरह के डेटा को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, उसमें आपका ऐड हो जाता है एज्योर डेटा ब्रिक्स। तो जनरली डेटा फैक्ट्री क्या करता है, आपका मूवमेंट का काम करता है। डेटा को इधर से उधर मूव करने का काम करता है, बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन कर सकते हो, डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हो आप। एंड अगर आपको डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब आपका अगर एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है एंड आपको मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने हैं, तो उसके लिए आप एज्योर डेटाबेस का यूज करोगे। एंड एज्योर डेटाबेस के अंदर आप पाइथन या पाइस्पार्क में कोडिंग करोगे। ओके। एज्योर डेटा फैक्ट्री में आप जस्ट मूवमेंट कर सकते हो, प्लस इसमें भी SSIS की तरह थोड़े से फीचर्स रहते हैं, इसमें भी डेटा फ्लो है। बट वो लोग मोस्टली कम रिकमेंड करते हैं। उसके रीजंस ये हैं कि एक तो उसके चार्जेस हाई हैं, सेकंड उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इतना आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते जितना आप कोडिंग करके एज्योर डेटाबेस पे करते हो। अगर आपका कोई स्मॉल टू मीडियम लेवल का प्रोजेक्ट है तो आप एज्योर डेटा फैक्ट्री में डेटा फ्लो यूज करके कर सकते हो। बट आपका थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो उसके लिए डेटा ब्रिक्स यूज करो। बट हाँ, एज्योर डेटा फैक्ट्री का यूज इसलिए होगा कि मोस्टली आपके प्रोजेक्ट में आपको फाइल मूव करनी होगी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कंडीशंस। तो वो कंडीशन यूज करने के लिए आप एज्योर डेटा फैक्ट्री का यूज करते हैं। ओके। अब हम थोड़ा सा एज्योर पोर्टल का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जब आप लॉग इन कर लोगे तो आपको इस तरीके से एज्योर पोर्टल आपको दिखेगा। ओके। तो एज्योर पोर्टल इज नॉट अबाउट ओनली डेटा रिलेटेड थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप इसमें सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड थिंग्स कर सकते हो। तो एज्योर पोर्टल में एन नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, मोर देन 200 सर्विसेज हैं। आप इसमें सिंपल वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, ब्लॉकचेन, AI, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स आप कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन द यूजेस आप अपनी सर्विसेज, जैसे अगर कोई डेटा इंजीनियर है तो डेटा इंजीनियर से रिलेटेड जो भी सर्विस होगा वो यहाँ पे क्रिएट करेगा। कोई वेब डेवलपर है तो वो वेब डेवलपर से रिलेटेड के लिए यहाँ पे सर्विस क्रिएट करेगा। तो एक्चुअल में आपके पास जब आप ऑन प्रेमाइसिस में काम करते थे तो आपके पास फिजिकली सर्वर होता था, सर्वर रूम में सर्वर रहता था, नहीं मतलब ऑन प्रेमाइसिस के अंदर उससे कनेक्ट होता था। बट इसमें क्या है, इसमें वर्चुअली सर्वर है, मतलब सर्वर और कहीं पर रखा हुआ है। आपको यहाँ पे एज्योर पोर्टल पे आप वर्चुअली सर्विस सर्वर क्रिएट कर सकते हो, मतलब वर्चुअली आप अपनी मशीन डिफाइन कर सकते हो कि उसमें कितनी रैम होना चाहिए, कितना उसका SSD होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे वर्चुअली डिजाइन कर सकते हो और फिर उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। बट हमारा पार्ट ये नहीं है, हम डेटा इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं। तो डेटा इंजीनियरिंग का काम हम डिफरेंट चीजें यूज करेंगे। हम डेटा फैक्ट्री एंड डेटा ब्रिक्स, डेटा इंजीनियर होते हैं वो ये यूज करेंगे। अब वो आगे कैसे होता है वो हम धीरे धीरे प्रैक्टिकली सारी चीजें देखेंगे। तो ये तो हो गया। अब आपको अगर मान के चलो कोई सर्विस क्रिएट करनी है, तो ये जो एज्योर सर्विसेज है, ये रिसेंटली जो आप यूज करोगे वो आएगी। मैंने ये रिसेंटली कुछ सर्विसेज यूज करी हैं इसलिए यहाँ पर शो हो रही है। ओके। एंड ये आप यहाँ से डायरेक्ट नेविगेट कर सकते हो।
जो रिसेंटली मैंने सर्विस यूज की है। एंड ये कुछ टूल्स हैं इसके। कॉस्ट मैनेजमेंट, अगर आप पे एज यू गो पे जाओगे, पे एज यू यूज पे जाओगे, तो आप अपना कॉस्ट मैनेजमेंट देख सकते हो कि किस में आपका कितनी, किस सर्विस में आपका कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये आपकी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की रीड है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये जो एजुअर पोर्टल है ये पूरा GUI बेस्ड है। आप क्लिक कर सकते हो एंड क्लिक करके जो भी आपको सर्विस क्रिएट करनी है वो क्रिएट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ये पूरा काम CMD कमांड लाइन से भी हो जाता है, बट अभी हम इस वाले इसमें बेसिकली GUI के थ्रू ही करेंगे सारी चीजें। ओके। उसके बाद अगर आपको कोई सर्विस सर्च करनी है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। लेट्स से मुझे डेटा फैक्ट्री करनी है तो मैं डेटा फैक्ट्री डालूँ और डेटा फैक्ट्री आ जाएगी। मुझे मान के चलो SQL सर्वर करना है या SQL डेटाबेस, तो मैं जो भी सर्च करना है यहाँ पे डाल सकता हूँ सिंपली। ओके। उसके बाद आप ये लेफ्ट हैंड साइड में बटन देख रहे हो। ओके। तो यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन है क्रिएट ए रिसोर्स, तो यहाँ से भी मैं रिसोर्स को क्रिएट क्रिएट कर सकता हूँ। ओके। ये मेरी सारी सर्विसेज है। अगर वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है मुझे, SQL डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके। एंड यहाँ पे मेरी ये क्या है, ये कैटेगरीज है। ये तो पूरी सर्विसेज है, ये कैटेगरी वाइज डिफाइंड है। मान के चलो मैं ब्लॉक चेन पे क्लिक करता हूँ, तो ब्लॉक चेन से रिलेटेड मेरी ये बेसिकली कैटेगरी आ गई कि कौन सी सर्विस क्लिक करनी है। एनालिटिक्स पे क्लिक करता हूँ तो एनालिटिक्स से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो आ गई। तो ये बेसिकली क्या है, कैटेगरी है। ये सारी है सब कैटेगरी कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज हैं। कंप्यूट पे करता हूँ तो कंप्यूट से रिलेटेड आ जाएगी। डेटाबेस से पे क्लिक करूंगा तो आपकी जो भी बेसिकली कैटेगरी है, आप यहाँ से देख के आप देख सकते हो क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, कौन कौन सी सब कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एंड उसके अलावा आप फॉर्म पे जाके यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो अगर आपको सर्विस का नाम पता है। एंड फिर उसके बाद उस सर्विस को क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाई लेवल ऑफ एज्योर पोर्टल। हम बहुत ज्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, एज आई ऑलरेडी मेंशन, सिंस हमको डेटा फैक्ट्री प्रैक्टिकली चीजों पे कवर करना है। ओके। तो बिफोर इवन स्टार्टिंग डेटा फैक्ट्री, हम डेटा फैक्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसका हाई लेवल, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है वो समझ लेते हैं। ओके। तो डेटा फैक्ट्री क्या है आपकी? डेटा फैक्ट्री इज ए क्लाउड बेस्ड डेटा इंटीग्रेशन सर्विस that allows you to create data-driven workflow in the cloud for orchestrating and automating data movement and data transformation। तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि SSIS जो था वो ऑन प्रेमाइसिस था। ऑन प्रेमाइसिस पे हम डेटा ट्रांसफॉर्म करते थे, तो उसमें हम वर्क फ्लो बनाते थे। उसमें उस चीज को वर्क फ्लो बोलते थे बेसिकली, कि आपको आपका एक सोर्स हुआ, सोर्स से आपको डेटा लेना है। एक मैं अगर एग्जांपल लूँ तो सिंपल सी ये प्रोसेस होती थी। आपका सोर्स हुआ, सोर्स से डेटा आ गया, उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्म हुआ। ट्रांसफॉर्म मतलब जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रांसफॉर्म किया। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा लोड करना था, वहां आपने डेटा लोड कर दिया। ओके। अब लोड, अब क्या हुआ? लोड इज नथिंग, आप यहाँ पे इसे डेस्टिनेशन बोल सकते हो। ठीक है। सपोज आपका CSV कोई फाइल थी, CSV फाइल से आपका डेटा आया। आपको लेट से उसमें कोई 20 कॉलम्स थे, आपने ट्रांसफॉर्म करके लेट से 15 कॉलम्स, या रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 14 कॉलम्स जो भी था वो लिया। उसके बाद आपने डेस्टिनेशन मान के चलो आपका कोई SQL सर्वर या कोई डेटाबेस था ओरेकल, आपने उसमें लोड कर दिया। तो एट अ हाई लेवल ये होता है ETL का काम। बट इट इज नॉट एज मच एज सिंपल जो अभी यहाँ पे सिंपल दिख रहा है। हमको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने होते हैं, डेटा क्लीनिंग यूज करनी होती है। ये एक सिंपल सा फ्लो है, ये फ्लो होता है। अब ऐसा नहीं है कि सोर्स से एक ही डेटा आ रहा, हो सकता है यहाँ से सोर्स से मल्टीपल टेबल्स आ रही हो, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में हमें जॉइंस लगाने हो, एग्रीगेट करना हो, मल्टीपल डेटा को कंबाइन करना हो, तो मल्टीपल थिंग्स हो सकती हैं। बट ये फ्लो होता है। तो ये इसको हम SSIS में इसी को हम वर्क फ्लो बोलते थे, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं पाइपलाइन। तो हम इस तरह की पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। पाइपलाइन में भी अगेन यही होगा, आपका सोर्स होगा एंड
इसमें इसमें जनरली क्या होगा, आप एज्योर डेटा फैक्ट्री की बात करोगे तो सोर्स होगा एंड डेस्टिनेशन होगा, बीच में कोई एक्टिविटी हो सकती है। अब एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी मान के चलो आपको फिल्टर करना है। लेट से आपका कोई डेटा था, ये इसमें ट्रांसफॉर्म ये होगा बेसिकली, फिल्टर वन ऑफ द एक्टिविटी, एक एग्जांपल है। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी, जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब और चीजें क्लियर होंगी। तो लेट से आपका डेटा था, उस इसमें आपका लेट से कंट्री थी, कंट्री में आपकी आपके पास ऑप्शन थे यूएस, इंडिया एंड यूके। बट आपने फिल्टर कर दिया कि आपको केवल यूएस एंड इंडिया का ही डेटा चाहिए, यूके का नहीं चाहिए। तो आपका सोर्स से तो तीनों कंट्री का डेटा आया, यहाँ पे फिल्टर में आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसी रीजन से, जो भी रीजन बेसिकली हम एक एज्यूम कर रहे हैं, यूएस इंडिया का डेटा फिल्टर होके डेस्टिनेशन में जाए। तो इस तरीके से आपकी पाइपलाइन बनेगी। ओके, तो एज्योर डेटा फैक्ट्री पे ये क्या होगा कि क्लाउड बेस्ड होगा, क्लाउड बेस्ड डेटा इंटीग्रेशन सर्विस है। अब एक्चुअल में जब आप एसएसआईएस पे करते थे तो वो आपके सर्वर से कनेक्ट है, मतलब आप एक कंप्यूटर पे कर रहे हो, वो किसी सर्वर से कनेक्टेड है, उस पे चीजें स्टोर हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन रन टाइम होता है। इंटीग्रेशन रन टाइम इज नथिंग, वो इंटरनली एक सर्वर क्रिएट करता है बेसिकली, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली सर्वर क्रिएट करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये क्या है, क्लाउड बेस्ड डेटा इंटीग्रेशन सर्विस है। उस पे आप डेट यू बेसिकली अलाउ यू टू क्रिएट डेटा ड्रिवन वर्कफ्लो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हो क्लाउड पे। और ऑर्केस्ट्रेटिंग एंड ऑटोमेटिंग का ये मतलब हुआ कि आप डेटा को बेसिकली इधर से उधर मूव कर सकते हो एंड बाद में ऑटोमेट कर सकते हो। ऑटोमेट का ये मतलब हुआ कि आप अपनी पाइपलाइन को शेड्यूल कर सकते हो कि लेट से डेली 5 बजे ये रन हो जाए, या जो भी फ्रीक्वेंसी हो। तो आपको एक बार आपने पाइपलाइन बना दी, फिर आपने उसको ऑटोमेट कर दिया, तो वो अपने जो भी बेसिकली बिजनेस की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग वो पाइपलाइन एग्जीक्यूट हुआ करेगी। ओके, ये सेकंड डेफिनेशन है। एडीएफ इज ए हाइब्रिड डेटा इंटीग्रेशन सर्विस that enable you to quickly and efficiently create automated pipeline without having to write any code। तो आपको कोई कोड राइट नहीं करना है यहाँ पर एज्योर डेटा फैक्ट्री में। आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, उसके बाद थोड़े से आपको एक्सप्रेशन में थोड़ा बहुत कोड लिखना होगा, बहुत ज्यादा आपको कोड नहीं लिखना होगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको बिल्कुल भी कोड नहीं लिखना, लेकिन हाँ बहुत लेस कोड होगा। ओके, अब ये बेसिकली फीचर है कि आपकी फुली मैनेज सर्विस है। फुली मैनेज सर्विस का क्या मतलब हुआ, आपको जैसा कि मैंने अभी बोला, आपको सर्वर वगैरह ये चीजें मैनेज नहीं करनी, वो ऑटोमेटिक क्लाउड मैनेज करेगा, एज्योर मैनेज करेगा। ये सर्वर लेस है, आपको सिंस सर्वर नहीं बनाता तो सर्वर लेस हो गई। डेटा इंटीग्रेशन सर्विस, डेटा इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, आपका डेटा ऐड होता जाएगा, आप पाइपलाइन बनाते जाओगे, आप यहाँ से एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे डाल रहे हो, तो इसका मतलब हो गया डेटा इंटीग्रेट हो रहा है। क्रिएट डेटा ड्रिवन वर्कफ्लोज, आप डेटा ड्रिवन वर्कफ्लोज बना सकते हो एंड ट्रांसफॉर्म एंड स्टोर कर सकते हो डेटा एंड ऑपरेशनल लाइज द प्रोसेस। तो बेसिकली आप ऑटोमेट कर सकते हो प्रोसेस को। एंड ईटीएल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड कर सकते हो एंड ईएलटी सिनेरियोज कर सकते हो। तो ईएलटी में इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें हमारे पास रो डेटा भी रहता है, तो हम एक्सट्रैक्ट एंड लोड भी कर सकते हैं, उसके बाद में भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। सो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन रहते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म करके भी लोड कर सकते हैं, लोड करके भी बाद में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो हम एक्चुअली जब एजोर डेटा ब्रिक्स में कोडिंग करते हैं तो हम उसके लिए चार लैंग्वेज होती है हमारे पास, एसक्यूएल, स्काला, आर एंड पाइथन। एसक्यूएल, स्काला, आर, पाइथन। तो जनरली जो यूज होती है वो स्काला एंड पाइथन होती है डेटा इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो डेटा इंजीनियरिंग के लिए ये दोनों लैंग्वेज जनरली यूज होती है, स्काला एंड पाइथन।
डेटा इंजीनियरिंग के लिए। और अगर आप मशीन लर्निंग या डेटा साइंस इस चीज में जाते हो तो उस समय ये आर यूज होती है। एंड डेटा इंजीनियरिंग में एसक्यूएल भी यूज होती है, बट बहुत ज्यादा नहीं, जनरली यही दोनों लैंग्वेज यूज होती है। ओके, तो व्हाट कैन यू डू इन एज्योर डेटा फैक्ट्री? आप कॉपी कर सकते हो डेटा एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो कॉपी का मतलब ये हुआ जो अभी मैंने आपको बताया, सोर्स से डेस्टिनेशन में आपको ये सेंड करना हो। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये हुआ आपको फिल्टर करना हो बीच में, जो अभी हमने इंडिया यूएस और यूके का एग्जांपल दिया था। ठीक है। अब कॉपी करने के लिए आपके पास कनेक्टर्स होने चाहिए। कनेक्टर्स इज नथिंग, आपके पास सोर्स होने चाहिए, मतलब आपका डेटा कहाँ से आ रहा है? एक्सेल से आ रहा है, सीएसवी से आ रहा है, या किसी डेटाबेस से आ रहा है, या किसी ऑनलाइन मोड से आ रहा है, या एसएपी से आ रहा है, या ओरेकल से आ रहा है, या अमेजन S3 से आ रहा है। तो जो भी आपका सोर्स होगा आप उससे कनेक्ट करोगे, एंड फिर आप ट्रांसफॉर्म, बेसिकली ट्रांसफॉर्म अगर आपको करना होगा तो ट्रांसफॉर्म करोगे। तो जनरली ट्रांसफॉर्म के लिए जैसे मैंने बोला था इनिशियली, डेटा फ्लो फीचर ऐड हुआ है, वो एकदम जब स्टार्टिंग में आया था तब नहीं था जो डेटा फैक्ट्री में। तो डेटा फैक्ट्री, डेटा फ्लो इज नथिंग, ये क्लाउड बेस्ड ETL टूल है, मतलब SSIS की तरह। ओके, अब इसमें कंपैरिजन बता दिया कि SSIS एंड डेटा फैक्ट्री में क्या है। तो मूव कोड फ्री ट्रांसफॉर्मेशन है SSIS में। यहाँ पर मच हायर स्केलेबिलिटी है। यहाँ पे ऑन प्रोमाइसिस कनेक्टर्स थे, यहाँ पे क्लाउड एंड सास बेस्ड कनेक्टर्स हैं, इवेंट बेस्ड ट्रिगर हैं। कैन यूज SSIS पैकेजेस। SSIS पैकेजेस की तरह भी हम वर्क कर सकते हैं डेटा फ्लो के अंदर। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एज्योर डेटा फैक्ट्री के, क्योंकि जब हम पाइपलाइन बनाएंगे तो हम इन सारी चीजों का ही यूज करने वाले हैं। तो इनको आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही सारी कंपोनेंट्स हैं जिनको हम पाइपलाइन बनाते समय यूज करेंगे। तो हम वन बाई वन समझने की कोशिश करते हैं। लिंक्डइन सर्विसेज क्या है? लिंक सर्विसेज क्या है, सॉरी, लिंक सर्विसेज इज नथिंग। लिंक सर्विसेज है आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है? कनेक्शन स्ट्रिंग कुछ नहीं, कनेक्शन स्ट्रिंग होता है कि आपको अगर किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास सर्वर नेम होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए, एंड पासवर्ड होना चाहिए। तो कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब किसी जिस भी सोर्स से आप कनेक्ट कर रहे हो उस सोर्स की इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उस सोर्स से आपको कैसे कनेक्ट करना है। ओके, तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, लेट से आपको एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना है, तो वो हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? हमारे पास एसक्यूएल सर्वर, जिस भी सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं उस सर्वर का सर्वर नेम होना चाहिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपको आपको शेयर पॉइंट से कनेक्ट करना है, तो आपको उसकी लिंक होनी चाहिए किस शेयर पॉइंट से कनेक्ट करना है। प्लस हो सकता है वहां पे भी आपको क्रेडेंशियल्स देने पड़े। तो लिंक्ड सर्विसेज इज नथिंग, इट इज ए कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, तो पहले हम एक काम करते हैं, एक हाई लेवल डायग्राम देख लेते हैं। उसके बाद फिर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, बाकी अदर जो ये एज्योर कंपोनेंट्स हैं। अभी हमने लिंक सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया। तो ये आपका एक हाई लेवल डायग्राम हुआ। आपका ये लिंक सर्विसेज हो गया। लिंक सर्विसेज क्या है आपका? कनेक्ट करने के लिए HTTP हो गया, ये एज्योर सिनेप्स का सिंबल हो गया, ये एक एज्योर ब्लोब स्टोरेज का सिंबल हो गया। तो इनसे आप कनेक्ट करोगे। कनेक्ट जब आपका कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप डेटा सेट पे जाओगे। डेटा सेट इज नथिंग, डेटा सेट आपका क्या है? डेटा सेट है आपका कि एक बार कनेक्ट कर लिया तो फिर कोई डेटा होगा उसका। लेट से आपने एक स्टोरेज से कनेक्ट किया और उसके बाद आपकी फाइल है कोई एक्सेल फाइल या CSV फाइल, तो उसमें जो डेटा है उसको डेटा सेट बोलेंगे। ओके, उसके बाद आपकी एक्टिविटीज है। एक्टिविटी किसको बोलते हैं? कि आप क्या करने वाले हो। एक्टिविटी मतलब आप कॉपी कर रहे हो डेटा, तो वो एक आपकी एक्टिविटी हो गई। ओके, अब एक्टिविटी हो गई आपकी। मान के चलो आपने पहले कॉपी किया, फिर आपने डिफरेंट डिफरेंट और भी मल्टीपल एक्टिविटी यूज करी इन शॉर्ट, तो उस पूरी प्रोसेस को आप बोलोगे पाइपलाइन। ओके, जब आपकी पाइपलाइन क्रिएट हो जाएगी, एक बार बन गई आपकी पाइपलाइन कि हाँ, मान के चलो कि आपका एक सोर्स था, आपने फिल्टर लगाया, आपने डेस्टिनेशन लगाया, तो ये सोर्स फिल्टर डेस्टिनेशन ये आपकी मल्टीपल एक्टिविटीज हो गई, और इसको हम एक पाइपलाइन बोलेंगे। अब इस पाइपलाइन बन गई, अब हम इसको ऑटोमेट करेंगे। तो ऑटोमेट करते हैं ट्रिगर के थ्रू।
ट्रिगर इज नथिंग, ट्रिगर इज कि आपको फ्रीक्वेंसी पे शेड्यूल करना है कि कौन सा बेसिकली कौन सी पाइपलाइन कितने बजे रन हो। तो ये हो गया आपके हाई लेवल लिंक सर्विसेज, डेटा सेट, एक्टिविटीज, पाइपलाइंस, इंटीग्रेशन, रन टाइम एंड टेगा। ओके, तो दोबारा से आप देख लीजिए, दोबारा से इस डायग्राम को समझ लीजिए, क्योंकि पूरी एज्योर फैक्ट्री में यही यूज होगा। लिंक सर्विसेज नथिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग, डेटा सेट, कनेक्शन स्ट्रिंग से जब आप कनेक्ट करोगे तब आपको डेटा सेट मिल जाएगा। एक्टिविटीज आपके पास मल्टीपल एक्टिविटी होंगी, कॉपी एक्टिविटी, फिल्टर एक्टिविटी, फॉर ईच लूप एक्टिविटी। वन बाई वन हम सारी एक्टिविटीज को प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो वो एक्टिविटीज जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी होगी, मतलब एक जो वर्क होगा, एक टास्क होगा आपका कि आपको सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचाना है, वो हो गया आपका पूरी पाइपलाइन। तो इस तरह की मल्टीपल पाइपलाइन हो सकती है। जब आपकी एक बार पाइपलाइन बन जाएगी तब आपको उस पाइपलाइन को ट्रिगर करना होगा। बेसिकली आपको उसको शेड्यूल करना होगा कि कौन सी पाइपलाइन कितने बजे रन। अब आप इस तरह से समझ लीजिए, जो दूसरा फ्लो डायग्राम है और बेटर समझने के लिए, ये आपका लिंक सर्विस थी, बेसिकली आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग थी। ये आपका बिलोब स्टोरेज था। बिलोब स्टोरेज अभी आप एक कंसीडर कीजिए कि आपका एक लोकल फोल्डर है, उसमें आपकी एक CSV फाइल रखी है। तो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू, लिंक सर्विस के थ्रू उससे कनेक्ट किए। फिर आपने वो फाइल बेसिकली अपनी लिंक सर्विस या कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं, उसको एक्सेस किया तो वो आपका डेटा सेट हो गया। लेट्स से उस फाइल में 10 रिपोर्ट्स थे, तो वो जो 10 रिपोर्ट्स हैं वो आपका डेटा सेट। अब आपका डेटा सेट आ गया। अब डेटा सेट आ गया, अब आप यूज कर रहे हो कॉपी एक्टिविटी, ये हो गई आपकी एक्टिविटी। तो अगर आप इसमें देखोगे लिंक सर्विस, डेटा सेट और ये एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है वो आपकी कॉपी है। अब ये कॉपी एक्टिविटी नाम से समझ में आ रहा है कि आपका डेटा इधर से उधर मूव करने के लिए। तो कॉपी एक्टिविटी क्या करेगी, आपका जो भी डेटा सेट होगा उसको लेगी एंड फिर लिंक सर्विस बनाएगी कहाँ पर आपको डेटा डालना है उसके लिए। तो आपके पास दो लिंक सर्विस होगी, एक तो सोर्स की कहाँ से लेना है, एक डेस्टिनेशन की कहाँ पे आपको वो डेटा डालना है। तो लेट्स से इसमें CSV सोर्स हो गया आपका एंड SQL डेटाबेस हो गया। जो ये SQL डेटाबेस है ये भी क्लाउड पे ही है। ओके, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे प्रैक्टिकली, कैसे हम SQL डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, कैसे हम क्लाउड पे SQL सर्वर की क्रिएट करेंगे सर्विस, एंड कैसे फिर उसकी बेसिकली URL वगैरह यूज करके हम कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये पूरी हो गई आपकी पाइपलाइन। ये जो पूरी प्रोसेस है स्टोरेज से लेके SQL सर्वर तक। हाँ, डेटा सेट आपका स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है, डेटा सेट तो किसी भी तरह का हो सकता है। ओके, तो अब आपकी ये हो गई पूरी, जो ये ब्लॉब स्टोरेज से SQL तक है, ये आपकी पूरी प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं पाइपलाइन। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन रन टाइम, ये है सर्वर जो इंटरनली क्रिएट होता है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। ये जो पूरी प्रोसेस है कहीं पे तो रन होगी ना, ऑन द फ्लाई तो होगी नहीं, तो इंटरनली एज्योर अपने आप सर्वर क्रिएट करता है इसके लिए बिहाइंड द सीन। तो ये इंटीग्रेशन रन टाइम पे बेसिकली एग्जीक्यूट होता। ये जो आपकी जितनी भी पाइपलाइन बताते हो, आपको इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप क्रिएट होगा। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको डिफाइन करना होता है। तो डिफाइन करना होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे करेंगे। आप मतलब दे आर डिफरेंट इंटीग्रेशन रन टाइम, तो वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। आपको जैसे ये, आपको ऐसे सर्वर क्रिएट नहीं करना कि आपको ये डिसाइड करना हो कितनी रैम एंड ऑल ये सारी चीज। ओके, तो ये होगी आपकी डेटा फैक्ट्री पाइपलाइन। ओके, ये एक आपका एक और डायग्राम है। ये आपका डेटा सेट इज नथिंग, टेबल एंड फाइल हो सकता है। उसके बाद आपका ये एक्टिविटी होगी एंड पाइपलाइन। उसके बाद पाइपलाइन की एक्टिविटी जो होगी वो लिंक सर्विसेज के थ्रू कनेक्ट होके आएगी। ओके, डोंट वरी, ये हम जब प्रैक्टिकली देखेंगे। और पाइपलाइन जो होगी आप शेड्यूल कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो।
अब इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बता दिया कि लिंक सर्विस सिमिलर टू कनेक्शन स्ट्रिंग, जो कि मैं अभी तक आपको ऑलरेडी बता कर आ रहा था, रिप्रेजेंट द कनेक्शन इंफॉर्मेशन टू कनेक्ट टू द एक्सटर्नल सोर्सेस। तो क्या करते हैं, ये कनेक्शन इंफॉर्मेशन के थ्रू बेसिकली कनेक्ट करती है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट डेटा सोर्स। ओके, डेटा सेट सिंपली पॉइंट और रेफरेंस द डेटा, मतलब रेफरेंस कर रहा है डेटा को। डेटा कैन बी फाइल, योर फोल्डर, योर डॉक्यूमेंट्स और एनी टेबल। डेटा कहीं पे भी हो सकता है। ओके, तो वो डेटा सेट हो गया। उसके बाद आपका रिप्रेजेंट, ये पूरी प्रोसेस हो गई पाइपलाइन की, कि पाइपलाइन क्या करती है, इंजेस्ट करती है डेटा, ट्रांसफॉर्म करती है, स्टोर करती है। तो ये पाइपलाइन की प्रोसेस हो गई। इंजेस्ट मतलब डेटा लेगी किसी सोर्स से, फिर ट्रांसफॉर्म करेगी और फिर कहीं पे डेस्टिनेशन पे डेटा पुट हो जाएगा। और ये जो होती है रन पैरेलल भी हो सकती है, सिक्वेंशियल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अब एक्टिविटी के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। आपका डेटा मूवमेंट हो सकता है कि इधर से उधर डेटा मूव करना हो, डेटा ट्रांसफॉर्म करना हो। ट्रांसफॉर्म के लिए बेसिकली देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हम यूज कर सकते हैं। एंड कंट्रोल एक्टिविटीज हो सकती हैं। कंट्रोल में क्या हो गया कि आपको पाइपलाइन को कंट्रोल करने के लिए, लेट्स से फॉर ईच लूप एक्टिविटी, कि कितनी फाइल आपको लोड करनी है, या मतलब बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो अगेन प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डेटा फैक्ट्री पाइपलाइन, डेटा फैक्ट्री कैन कंटेन वन और मोर पाइपलाइन। तो जो डेटा फैक्ट्री होगी वो कंटेन कर सकती है, आप एक भी पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। एंड पाइपलाइन इज नथिंग, इट इज ए लॉजिकल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। ओके, वन पाइपलाइन कैन हैव वन और मोर एक्टिविटीज। तो जो आपकी एक्टिविटी होगी, जरूरी नहीं है एक पाइपलाइन में एक ही हो, मल्टीपल भी हो सकती है। तो कॉपी आपकी एक एक्टिविटी है, फॉर ईच लूप आपकी दूसरी एक्टिविटी है, तो इस तरह की मल्टीपल एक्टिविटीज हो सकती है एक पाइपलाइन के अंदर। इंटीग्रेशन रन टाइम, तो ये इंटीग्रेशन रन टाइम जो हम बात कर रहे थे, इस पे बिहाइंड द सीन ये क्रिएट होता है और इसी पे आपकी पूरी पाइपलाइन रन होती है। तो इट एजोर प्रोवाइड फुली मैनेज सर्वरलेस कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एजोर जो है आपको प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली, जो मैनेज होता है बिहाइंड द सीन सर्वरलेस कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको पाइपलाइन रन होती है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, पैचिंग और कैपेसिटी स्केलिंग, कि कितना स्केल अप कितना स्केल डाउन करना है, आपको कुछ वरी नहीं करना। जस्ट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लॉजिक, कि आपकी पाइपलाइन में क्या लॉजिक लगाना है, कैसे क्रिएट करनी है। पे ओनली फॉर ड्यूरेशन ऑफ एक्चुअल यूज, और आपको जब भी पे करना है जब आपकी पाइपलाइन रन हो रही। अब एक्चुअल में बिहाइंड द सीन आपको पे भी करना होगा एज्योर को जब आप उसकी सर्विस यूज कर रहे हो, लेकिन कब करना होगा, आपकी पाइपलाइन बनी हुई है, आपको उसका पे नहीं करना। जब भी आपकी पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी, रन होगी, आपने शेड्यूल कर दिया जैसे डेली 5 बजे या 6 बजे जो भी है, अब उसमें वो 15 मिनट्स लेती है या 30 मिनट्स लेती है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा। तो जिस समय भी आपकी पाइपलाइन रन होगी, उसका चार्ज आप उसका चार्जेस होगा। अदरवाइज आपकी पाइपलाइन अगर बनी हुई है तो उसका कोई चार्ज नहीं है। पे ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एक्चुअल यूज। ब्रिजेस बिटवीन द एक्टिविटी एंड लिंक सर्विस, ये क्या है, ब्रिज है। मतलब जो इंटीग्रेशन रन टाइम है वो एक ब्रिज है, काय का, आपका एक्टिविटी एंड लिंक सर्विस। मतलब आपकी जो एक्टिविटी और लिंक सर्विस है उसके बीच में ब्रिज है, क्योंकि इंटीग्रेशन रन टाइम पे ये सारी चीजें रन होती है। ओके, तो इसमें डेटा फ्लो कर सकते हो, डेटा मूवमेंट कर सकते हो। तो डेटा मूवमेंट में आपको जैसे फॉर्मेट कन्वर्जन करना है या कॉलम की मैपिंग करनी है। ओके, या फिर आपको मूव करना है डेटा क्लाउड स्टोर से, एक्टिविटी डिस्पैच या डेटाबेस की नोटपैड फाइल बनानी है, या आपको एसएसआईएस पैकेज एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारी चीजें हम इंटीग्रेशन रन टाइम से कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो इंटीग्रेशन, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन रन टाइम कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स एज्योर इंटीग्रेशन रन टाइम। तो बाय डिफॉल्ट यही होता है, अगर आप कुछ ये नहीं करते क्रिएट, तो बाय डिफॉल्ट आपका एजुकेशन एज्योर इंटीग्रेशन रन टाइम क्रिएट होता है।
जिसपे आपका बेसिकली ये पाइपलाइन रन होती है। बट आप सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम भी क्रिएट कर सकते हो, एंड SSIS इंटीग्रेशन भी। तो जो एज्योर इंटीग्रेशन होता है वो वर्क करता है पब्लिक नेटवर्क पे, रेस्पॉन्सिबल होता है डेटा फ्लो, डेटा मूवमेंट एंड एक्टिविटी डिस्पैचेस। एंड ये जो सेल्फ होस्टेड होता है वो वर्क करता है आपका पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क पर। तो सेल्फ होस्टेड में क्या होता है कि सेल्फ होस्टेड में अगर आपका ऑन प्रेमाइसिस पे डेटा है, ऑन प्रेमाइसिस मतलब अगर आपका एसक्यूएल सर्वर जो है ऑन प्रेमाइसिस है, वहां से आपको डेटा लेना है, तो उसके लिए आप सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम बनाते हो। अगर आपका क्लाउड पे है तो उसके लिए एज्योर इंटीग्रेशन रन टाइम होता है। तीसरा, अगर आपको SSIS के पैकेज, जनरली क्या है कि पहले मोस्टली कंपनियों ने माइग्रेट किए हैं SSIS से क्लाउड पे, तो SSIS के एक अलग से इंटीग्रेशन रन टाइम दिया है कि अगर आपका SSIS का कोई प्रोजेक्ट है जो SSIS पे रन हो रहा है, अब वो आपको माइग्रेट करना है पूरा क्लाउड पे, तो उसके लिए SSIS इंटीग्रेशन रन टाइम होता है। तो अगर SSIS का नहीं है आपका प्रोजेक्ट, तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, फिर आपके पास दो ऑप्शन बनते बचते हैं, एज्योर इंटीग्रेशन रन टाइम एंड सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम। अब सेल्फ होस्टेड जब आप यूज करते हो जब आपका ऑन प्रेमाइसिस पे डेटाबेस है। अगर ऑन प्रेमाइसिस पे डेटाबेस नहीं है तो आप सेल्फ होस्टेड यूज नहीं करते, फिर बाय डिफॉल्ट एज्योर इंटीग्रेशन रन टाइम होता है। तो तीनों में यही डिफरेंस है, आपका तीन तरह के बेसिकली इंटीग्रेशन रन टाइम होते हैं। ओके, अब ये हो गया टर्म्स बेसिकली कि एज्योर डेटा फैक्ट्री में अभी हम क्या बोल रहे हैं और उस चीज को हम SSIS में क्या बोलते हैं। तो एज्योर डेटा फैक्ट्री में हम पाइपलाइन बोल रहे हैं, उस चीज में हम SSIS में उस चीज को पैकेज बोलते थे। मतलब पैकेज इज नथिंग आपका, वही कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कफ्लो हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टास्क हो गया, बेसिकली सोर्स, ट्रांसफॉर्म एंड डेस्टिनेशन। अब उसी चीज को हम यहाँ पे पाइपलाइन बोलते हैं। SSIS में हम उस चीज को कनेक्शन मैनेजर बोलते थे, किसी डेटा सोर्स को कनेक्ट करते थे उसके लिए, उसको हम यहाँ पे लिंक सर्विस बोलते हैं। वहाँ कनेक्शन मैनेजर बोलते थे, यहाँ लिंक सर्विस बोलते हैं। कनेक्शन मैनेजर इज नथिंग, किसी डेटाबेस से हमको या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से हमको कनेक्ट करना है उसको। ओके, सोर्स को सोर्स ही बोलेंगे। हाँ, जो डेस्टिनेशन होता है, मतलब जो अभी हमने पहला डायग्राम देखा था, पहला नहीं सेकंड डायग्राम देखा था, जिसमें हमारा सोर्स था ऑर्डर CSV। अगर मैं आपको दिखा दूं, ये रहा, हाँ, सोर्स था ऑर्डर CSV एंड डेस्टिनेशन था SQL डेटाबेस ये। तो अगर मैं इसकी यहाँ पर बात करें एज्योर डेटा फैक्ट्री, तो एज्योर डेटा फैक्ट्री में डेस्टिनेशन को सिंक बोलते हैं और SSIS में डेस्टिनेशन बोलते थे। एंड जनरली पहले जो ETL टूल्स होते थे हम उसको डेस्टिनेशन ही बोलते थे, बट हाँ एज्योर डेटा फैक्ट्री में से सिंक बोलते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। उसके बाद एक्टिविटी, यहाँ पे जो अभी हमने डिसाइड करी थी, डिस्कस की थी सॉरी, एक्टिविटी जिसमें कॉपी एक्टिविटी थी, ट्रांसफॉर्म एक्टिविटी थी, जो हम वन बाई वन प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे आगे आने वाले सेशंस में, तो उसको वहाँ पे कंट्रोल फ्लो टास्क बोलते थे। ओके, एंड डेटा फ्लो को यहाँ पे भी डेटा फ्लो बोलते हैं, वहाँ पर भी डेटा फ्लो। तो जिन लोगों ने SSIS पे काम किया है आई थिंक वो रिलेट कर सकते हैं, जिनने नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी वन बाई वन देख चुके हैं। पाइपलाइन क्या है, लिंक सर्विस क्या है, सोर्स क्या है, सिंक क्या है, ये जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट करेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगी। ओके, अब ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। IR बेसिकली इंटीग्रेशन रन टाइम। तो इसमें एक्चुअल में ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन होगा कि आपका पब्लिक नेटवर्क पे कौन कौन सा IR काम करता है और प्राइवेट नेटवर्क पे कौन कौन सा करता है। तो जो एज्योर है आपका, जो एज्योर का है, ओब्वियसली वो एज्योर का है, तो वो पब्लिक मतलब पब्लिक नेटवर्क पे ही करेगा, आपके ऑन प्रेमाइसिस सिस्टम पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एज्योर का डिफाइन है, तो एज्योर के ही डेटा सेंटर्स पे काम करेगा। तो जो पब्लिक एज्योर का IR होता है वो पब्लिक नेटवर्क में काम करता है, और वो कौन कौन से ये सपोर्ट करता है, डेटा फ्लो, डेटा मूवमेंट एंड एक्टिविटी डिस्पैच। उसके बाद जो सेल्फ होस्टेड होता है आपका, सेल्फ होस्टेड में आपका प्राइवेट नेटवर्क में भी काम करता है एंड पब्लिक में भी काम करता है। सेल्फ होस्टेड में आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। ओके, एंड एज्योर SSIS जो होता है
वो SSIS पैकेज एग्जीक्यूशन पब्लिक नेटवर्क में भी काम करते हैं, प्राइवेट नेटवर्क में भी काम करते हैं। ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम छोड़ सकते हैं अभी के लिए। ये आ गया टिगर्स। अब टिगर्स भी हमारे पास मल्टीपल टाइप के होते हैं। ओके, 3 टाइप के टिगर्स होते हैं। पहले ट्रिगर क्या होता है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिगर इज नथिंग, ट्रिगर होता है आपका कि आपकी पाइपलाइन बन गई, क्रिएट हो गई, अब आपको उसको शेड्यूल करना है। ओके, तो उसके लिए हम टिगर यूज करते हैं। अब उसमें भी हमारी 3 कैटेगरी होती है। शेड्यूल टिगर, शेड्यूल टिगर क्या होता है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि एवरी वीक 5 बजे रन हो जाए, या डेली रात के 10 बजे रन हो जाए, या जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से आप शेड्यूल कर सकते हो। सेकंड होता है आपका टम्बलिंग। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये जो होता है टम्बलिंग विंडो टिगर, ये आप पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी जाके रन कर सकते हो। मतलब आपका जो पास्ट का डेटा है वो आप आगे भी रन कर सकते हो टम्बलिंग विंडो ट्रिगर में। ओके, तो जैसे आपका ये जो है नॉर्मल शेड्यूल ट्रिगर, ये आपका फ्यूचर में जब आपको करना होगा तब रन करोगे, ये डेली रन हो रात में 10 बजे, तो वो फ्यूचर का हो रहा है। बट टम्बलिंग विंडो ट्रिगर में आपके पास ऐसा ऑप्शन रहता है कि आप पास्ट का भी, अगर आपका किसी रीजन से डेटा फ्लो फेल हो गया या आपको दोबारा से रन करना है, तो उस समय आप टम्बलिंग विंडो ट्रिगर की हेल्प से कर सकते हो। ओके, तो एज ए पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रैक्टिकली ये कवर नहीं होगा, जस्ट मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो आप लोग चाहो तो और भी गो थ्रू कर सकते हो इसके बारे में डिटेल में गूगल पे। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। 3 टाइप ऑफ ट्रिगर्स होते हैं, शेड्यूल ट्रिगर, टम्बलिंग विंडो ट्रिगर एंड इवेंट बेस्ड ट्रिगर। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन होगा आपके पास कि कितने तरह के ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर क्या करता है, तो ट्रिगर क्या करता है ये आप बता सकते हो, शेड्यूल ट्रिगर क्या करता है ये भी आप बता सकते हो, आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे शेड्यूल करना है। टम्बलिंग विंडो में आप ये बता सकते हो कि पास्ट में भी आपको अगर शेड्यूल करना है तो वो उसकी हेल्प से आप टम्बलिंग विंडो ट्रिगर की हेल्प से आप पास्ट में भी शेड्यूल कर सकते हो। और भी इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आप गूगल करके पढ़ सकते हो। उसके बाद है आपका इवेंट बेस्ड ट्रिगर। इवेंट बेस्ड ट्रिगर क्या करता है, ये डिपेंड करता है सपोज आपकी दूसरे इवेंट पे। मतलब सपोज आपकी 2 पाइपलाइन, अब आप चाहते हो कि आपकी फर्स्ट पाइपलाइन जब सक्सेस हो जाए तभी से आपकी सेकंड स्टार्ट हो, तो ये हो गया इवेंट बेस्ड ट्रिगर। मतलब किसी इवेंट पे डिपेंड करता है। तो इसका भी सिंपली आप आंसर दे सकते हो कि इवेंट बेस्ड ट्रिगर जब हम यूज करते हैं, जनरली डेटा वेयर हाउसिंग में ऐसे सिनेरियो जाते हैं कि हमारी लेट से एक फर्स्ट पाइपलाइन है, वो टेबल ए में डेटा मूव कर रही है। तो लेट से हमारी 2 पाइपलाइन है, फर्स्ट पाइपलाइन है वो टेबल ए में डेटा मूव कर रही है। ओके, अब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि टेबल ए में डेटा लोड हो जाए तो ही हमारा टेबल बी में डेटा आए। और जो सेकंड पाइपलाइन है वो क्या कर रही है, आपका टेबल बी में डेटा लोड कर रही है। तो हम टेबल बी पे इवेंट बेस्ड ट्रिगर बनाएंगे कि अगर टेबल ए सक्सेसफुली रन हो, मतलब फर्स्ट पाइपलाइन सक्सेसफुली रन हो, सॉरी, अगर हमारी फर्स्ट पाइपलाइन सक्सेसफुली रन हो तो ही हमारी सेकंड पाइपलाइन स्टार्ट। तो इस तरह के भी सिनेरियो आते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा भी हो सकता है आपकी 3 पाइपलाइन, मान के चलो ए बी, एंड आपकी एक और पाइपलाइन हो ए बी और सी, इसको हम थ्रेड बोल देते हैं एंड टेबल सी बोलते हैं। अगर ये तीनों प्रॉपर रन हो तो ही आपकी फोर्थ पाइपलाइन रन हो। ऐसे भी सिनेरियो आते हैं जो टेबल डी में डेटा डाल रही है। तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, तो ऐसे भी सिनेरियो होते हैं। तो उस केस में हम इवेंट बेस्ड ट्रिगर यूज करते हैं। ओके, या, so this is about the trigger and this is the demo copy कि Azure Blob Storage एंड देन ये आपकी पाइपलाइन एसक्यूएल डेटाबेस एंड ये समरी में अगेन आपका यही एक्टिविटी जो आपकी पाइपलाइन है पाइपलाइन किसका कॉम्बिनेशन है, आपका एक्टिविटीज का, डेटा सेट का, लिंक सर्विस का एंड इंटीग्रेशन टाइम पे ये रन होती है। तो इसके ऊपर आपकी पूरी पाइपलाइन, एंड जब एक बार ये पूरी बन जाए तो उसके बाद आपकी ट्रिगर से बेसिकली आप इसको शेड्यूल कर सकते। सो या
Guys, this is all about the theory of Azure Data Factory, or Azure, I'll say like um, मतलब हाई लेवल जो कंपोनेंट्स हैं Azure Data Factory के, तो उसे स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिकली उसके बारे में डिस्कस करना भी जरूरी था। तो इसलिए आज हमने इस सेशन में उसके बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम ये पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, लिंक सर्विसेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो इंटरेस्टिंग सेशन होगा नेक्स्ट, क्योंकि हम प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करेंगे। ओके, तो या दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कमिंग ट्यूसडे को होगी। एंड बाकी टाइमिंग अगर कुछ चेंज होती है तो मैं आपको, या कुछ भी चेंज होता है तो आपको ग्रुप पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी वो पूछ सकता है। और नहीं हो तो मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि उस पर लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज इस ट्रेनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेड्यूल शेयर करना। ओके, थैंक यू गुलशन, थैंक यू एवरीवन। अगेन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज लाइक एंड कमेंट करना, एंड ट्रेनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, लेट्स मीट ऑन ट्यूसडे देन।